शीलापुर गांव के जंगल में पीलू नाव चलाती थी। नाव चलाकर घर का खर्चा निकालती थी। पीलू के पति हरिया का देहांत हो गया था। पूरे घर की बोझ उसी पर था। उसे एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू कोई काम नहीं करता था, ऐसे ही दिन भर घूमता रहता था। लेकिन वो बहुत जुगाड़ू था और उसे कांच की चीजें बनाने में बहुत मजा आता था। सुंदरी एक दिन पीलू को कहती है, बहन पीलू, तुम बहुत मेहनत करती है और मेहनत से टिल्लू को इतना बड़ा किया है, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। तो पीलू बोलती है, हाँ बहन, कमाई तो कुछ नहीं है उसकी, लेकिन कांच के सामान बना लेता है। तो सुंदरी कहती है, उससे क्या होगा पीलू, सभी चिड़ियों के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मगर तुम्हारा बेटा कुछ नहीं करता है। वो कांच के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है, उसका ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो कैसे अपना जीवन चलाएगा? तुम उसे कुछ काम में लगवा दो, नहीं तो उसका कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए इतना सब कह रही हूँ। तो पीलू कहती है, सही बोल रही हो बहन, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जैसा गरीब नाव चलाने वाला रह जाए। मैं उसे समझा दूंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारे उम्र के लड़के या तो शहर में काम कर रहे हैं या फिर यही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तुम बेकार में कांच के सामान बनाना अब बंद कर दो। तो टिल्लू कहता है, माँ, मैं काम पे ध्यान दे रहा हूँ और साथ में कांच के सामान भी बनाता हूँ, लेकिन मुझे पैसे कमाने के काम कोई नहीं दे रहा है। तुम देखना, मैं एक दिन कांच का ऐसा काम करूँगा कि तुम खुश हो जाओगी। बेटा, तू ऑटो रिक्शा ही चला ले, कम से कम कुछ पैसे तो आ जाएंगे घर में। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान जाता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा उनके घर में आता है और पीलू की नाव के पास जाता है। कालू भी नाव चलाता था और पीलू से जलता था कि वो एक औरत होकर ऑटो नाव कैसे चलाती है और उससे ज्यादा कमाती है। पीलू चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरी नाव को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू नाव पे मिट्टी का तेल डाल देता है और उसमें आग लगा देता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपना नाव को जलता हुआ पाती है। वो रोने लगती है, हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी नाव टिल्लू के पापा की निशानी थी, मेरे घर इसी से चलता था। अब मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगी? लोगों से लिया हुआ कर्ज भी चुकाना बाकी है। सोचती थी इस बार छुट्टियों में जब लोग घूमने फिरने के लिए आएंगे तो मेरी नाव से अच्छी कमाई होगी, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसे मांगने के लिए मकान मालिक आता था, उधार देने वाले आते थे। पीलू बहुत उदास रहने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू बहुत सारी कांच की बोतल्स कबाड़ से लेकर आता है और उन बोतल्स को गरम भट्टी में पिघला देता है। वो गरम कांच को तराशने लगता है और कांच के टुकड़ों को चिपकाने लगता है। फिर अपनी मेहनत से वो एक शानदार कांच की नाव बना लेता है। फिर टिल्लू उस नाव को अपनी माँ पीलू को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए मदर्स डे का गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? इतनी खूबसूरत नाव। माँ, ये कांच की नाव मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ। इसमें सिर्फ मेहनत गई है, बाकी 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं हुआ है। अब तुम मदर्स डे में इसको लेकर नदी में चलाओ, लोग देखते रह जाएंगे और तुम्हें पहले से भी काफी ज्यादा सवारियाँ मिलेंगी। वाह मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। फिर पीलू उस कांच की नाव को ले जाकर नदी में घुमाने लगती है। ये देखकर कालू का सिर चकरा जाता है। पीलू की कांच की नाव में बहुत से सवारी एक साथ बैठ जाते थे। हे भगवान, इसने तो ऐसी नाव बना ली है कि अब मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे नाव का धंधा तो अब गया, मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से और ज्यादा पैसे कमाने लगती है।
उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर उसकी मदद करता है। थोड़े ही दिनों बाद टिल्लू की शादी हो जाती है। गांव वाले उसकी कला और सूझबूझ की बहुत तारीफ करते हैं। इस तरह से मदर्स डे के खूबसूरत तोहफे के कारण सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। काम की तलाश में जाऊंगी कहीं, हो सकता है मुझे ही कुछ काम मिल जाए। कालू, अरे पिद्दी चिड़िया, मैं तुझे काम नहीं दे सकता। मुझे किसी और को पैसा देने में कोई मजा नहीं आता। चल तू जा यहाँ से। सुन, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। एक जंगल में बबली अपनी बहू पीलू चिड़िया और बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। बबलू कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी बहुत अच्छी आमदनी थी, जिसके कारण उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार बबलू ऑफिस के लिए जा रहा था। उस समय एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसके पैसे लूट कर ले जाता है। इस हमले से बबलू घायल हो जाता है। इस वजह से बबलू अब बिस्तर में ही पड़ा रहता है। एक दिन वो कहता है, पीलू, अब मैं अपाहिज हो गया हूँ। अपाहिज होने से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता। पीलू उससे कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन पीलू, उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? पीलू उससे कहती है, आप पैसों की चिंता मत कीजिए जी, पैसे मैं जुटा लूंगी, आप दवाई खा लीजिए। पीलू अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी बबलू की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे इनकी खराब हालत देखी नहीं जाती है। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज कराना चाहिए। बबली कहती है, तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब तो घर में भी राशन खत्म हो गया है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे वो भी खत्म हो गए। अब पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी कहीं, हो सकता है मुझे ही कुछ काम मिल जाए। पीलू अगले दिन काम की तलाश में निकल जाती है। वो जंगल में बहुत दूर दूर तक भटकती है, बहुत सारे पक्षियों के पास जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। जब पीलू घर के लिए लौट रही होती है, तब अचानक से बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए पीलू एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। कालू कौआ गर्मा गर्म चाय बेच रहा था और बहुत से पक्षी उसकी दुकान में चाय पी रहे थे। पीलू सोचती है, क्यों ना मैं कालू कौए के यहाँ जाकर काम मांगू। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौए की दुकान पर चली जाती है। पीलू कालू से कहती है, कालू भैया, क्या आप मुझे काम देंगे? मुझे काम की बहुत जरूरत है। कालू, अरे पिद्दी चिड़िया, मैं तुझे काम नहीं दे सकता। मुझे किसी और को पैसा देने में कोई मजा नहीं आता। चल तू जा यहाँ से। इस तरह से पीलू निराश होकर वापस अपने घर लौट जाती है। पीलू निराश होकर घर के अंदर जाती है तो उसकी सास बबली उससे पूछती है, पीलू क्या हुआ, तुझे काम मिला क्या? बबलू की दवाई खत्म हो गई है, अगर तुझे पैसे मिले तो मैं उससे उसकी दवाई ले आऊंगी। पीलू रोते हुए अपनी सास से कालू कौआ और दूसरे पक्षियों के बुरे व्यवहार के बारे में बताती है। इसको सुनकर उसकी सास उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा होने के लिए ही होता है। मेरे पास एक आइडिया है, सुन, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पीलू कहती है, अरे वाह माँ जी, आपने ये आइडिया बहुत अच्छा दिया है। मैं कल ही अपनी चाय की दुकान खोल देती हूँ। इस पे लागत भी कम आएगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। फिर उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग बबलू का अच्छे से अच्छा इलाज करा देंगे। फिर अगले दिन पीलू चिड़िया अपनी चाय की दुकान खोल लेती है। पीलू की चाय बहुत फेमस हो जाती है और उसके यहाँ बहुत से पक्षी आने लगते हैं। फिर पीलू अपने पति का इलाज अच्छे बड़े डॉक्टर के यहाँ करवाती है। बबलू का इलाज बहुत अच्छे से होता है और वो फिर से चलने फिरने लगता है। फिर ये परिवार बहुत हंसी खुशी रहने लगता है।
महापुर के जंगल में MBA का कॉलेज था। उसमें बहुत से बच्चे पढ़ाई करते थे। बबलू कबूतर भी इसी में पढ़ता था, लेकिन बबलू का मन MBA में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और उसके पिताजी हमेशा चिंता में रहते थे। बबलू को कैंटीन बहुत पसंद थी। एक दिन बबलू कैंटीन में खाना खा रहा था। उस कैंटीन का मालिक कालू उसके पास आता है। बबलू, तुमने पिछले 6 महीनों से कैंटीन का बिल नहीं दिया हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद। अगर पैसे नहीं दिए तो कैंटीन में काम करके हर्जाना भरो। कालू काका, मेरे पापा जो भी पैसे भेजते हैं वो पूरे खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने के लिए मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। मुझे क्या, मुझे तो एक फ्री में नौकर मिल जाएगा। ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। बबलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देता है। वो बर्तन साफ करता था, झाड़ू पोछा करता था, चाय कॉफी बनाता था और दूसरे स्टूडेंट्स को उनका ऑर्डर सर्व भी करता था। बबलू को नौकरों की तरह काम करता देख बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। देखा देखा, बबलू तो MBA करना चाहता था, लेकिन कैंटीन में नौकर कर रहा है। इससे अच्छा तो तुम अपने गांव में ही काम कर लेते बबलू। हरिया, तुम पढ़ाई कर लो। असली पढ़ाई काम करने में है। मैं यहाँ काम तो कर रहा हूँ ना। इस तरह से जैसे तैसे बबलू MBA पूरा करता है और घर वापस पहुँचता है। उसके पिताजी कड़क उसको बोलते हैं, बबलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गया था? इतना पैसा खर्च करके तुझे MBA करवाया, लेकिन तेरे मार्क्स से तो तुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं पिताजी, आपकी जबरदस्ती के कारण मैंने MBA पूरा किया हूँ। अब मैं जबरदस्ती से काम नहीं करवाऊंगा। मैं अपना खुद का काम करूँगा और MBA भी तो यही सिखाता है। खुद का काम करना है तो अपने पैसों से करना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर बबलू सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह एक बोर्ड तैयार करता है जिसमें लिखा होता है सस्ता लंच। लंच बनाकर बबलू साइकिल में ही बेचता था और सिर्फ 20 रुपए में लोगों को सस्ता लंच देता था। जल्दी ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। खासकर गरीब लोग उसके खाने को बहुत पसंद करते थे। बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत ही सस्ता टिफिन वाला आया हुआ है? वो सिर्फ 20 रुपए में लंच बेच रहा है। कौन है बहन जो हम गरीबों के लिए इतना सस्ता खाना दे रहा है? कोई लड़का है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। ये सुनकर बबली भी उसके यहाँ खाना खाने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बबलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और कालू कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुँचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बबलू, तुम तो वाकई में बहुत होशियार निकले। हम तो बस नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। ये होता है असली MBA। अरे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है हरिया। तुम नौकरी करते हो तो छोटे नहीं हो। हाँ, मुझे कैंटीन बहुत पसंद थी तो मैंने ये काम शुरू कर लिया। और कालू अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैं आपसे मेहनत से कारोबार करना सीखा हूँ और यहाँ पर सस्ता खाना बेचने में बहुत मेहनत लगती है। कड़क एक तरफ खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और फिर अपने बेटे के पास जाता है। बेटा, मैं तुझे कितना गलत समझता था कि MBA में अगर पैसे खर्च किए हैं तो वही करना चाहिए। इसके आगे मैं कभी नहीं सोचा, लेकिन तू बहुत ही समझदार और मेहनती निकला। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से बबलू साइकिल में ही सस्ते लंच बेचा करता था और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वो अपने लंच का दाम नहीं बढ़ाता है और फिर मुनाफा कमाता है। इस तरह से बबलू एक सफल कारोबारी बन जाता है। एक नगर में रिंकू खरगोश और भल्लू भालू रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। रिंकू को जंगल में जाने का काम पड़ता था। वहाँ पर एक चालाक और बदमाश पिग्गी रहता था। वो खरगोशों को लेकर शेरा को बेच देता था। पिग्गी जंगल में मिलने वाले खरगोशों को रास्ता भटका देता था और फिर उन्हें पकड़ लेता था। ऐसे ही एक दिन भल्लू और रिंकू जंगल में गए। भल्लू एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रिंकू आगे चला गया। पिग्गी उसको छुप कर
देखता है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शिकार है। और पिग्गी रिंकू के पास जाता है। अरे खरगोश भाई, कहाँ घूम रहे हो? मैं तो किसी काम से आया हूँ, आप कौन है? मुझे लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मैं यहाँ पर सबकी मदद करता हूँ, खासकर खरगोशों की। लेकिन मुझे मदद की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पिग्गी को गुस्सा आता है, लेकिन वो हंसने का दिखावा करता है। सोच लो खरगोश, कहीं लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन भल्लू वहाँ आ जाता है। उसे देखकर पिग्गी चुप हो जाता है। क्या हुआ, आप परेशान कर रहे हैं मेरे दोस्त को? नहीं नहीं जी, मैं पास में ही हूँ, अगर मदद लगे तो बुलाना। दोनों दोस्त वापस नगर आ जाते हैं, लेकिन भल्लू को पिग्गी की बात खटक रही थी। रिंकू, वो पिग्गी बदमाश है, तुम्हें उसे जान का खतरा हो सकता है। मुझे भी गलत आदमी लग रहा था, लेकिन मुझे तो जंगल जाना ही पड़ता है। इस बार तो तुम थे, अगली बार क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है। भल्लू रिंकू को एक अलार्म घंटी देता है। रिंकू उस अलार्म घंटी को अपने गले में पहन लेता है और थोड़े दिनों बाद वो फिर से जंगल जाता है और थोड़ी ही दूर में उसे पिग्गी मिलता है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तो तुम्हारा बड़ा भालू दोस्त भी नहीं है जो तुम्हें बचा पाए। किसने कहा कि मेरा दोस्त मेरे पास नहीं है? पिग्गी रिंकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रिंकू अलार्म घंटी का बटन दबा देता है। भल्लू के पास अलार्म घंटी की तेज आवाज पहुंचती है। फिर भल्लू तुरंत ही रिंकू के पास पहुंच जाता है। पिग्गी भल्लू को देखकर डर जाता है और भल्लू गुस्से में पिग्गी की पिटाई कर देता है। भल्लू और रिंकू की सूझबूझ से अब पिग्गी पकड़ा जाता है और जंगल के रास्ते जाने वाली सभी जानवर सुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह से भल्लू और रिंकू की बड़ी मुसीबत में भी बड़ी समझदारी काम आई। हा, बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है। मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ। कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। हा, बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। हा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है। हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका
काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकालें। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है।